सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां, ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधियों के बारे में हम इस अध्याय में समझ रहे हैं। इसकी एक विधि ग्राफी विधि होती है, दूसरी बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि हमने समझ ली, बीजगणितीय विधियों में प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां भी हमने समझ ली। 3.5 में हम वज्र गुणन विधि को समझेंगे। तो वज्र गुणन विधि होती क्या है और इससे इस दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाएगा उसे आप समझिए। पहले माना कि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें एक परिणाम को समझना होगा और उसे आपको याद करना होगा। उसे याद कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। उसे याद करने का तरीका है कि हम सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। इसके बाद सभी में बराबर लगाने के बाद x के बटे में हम bc और bc दो बार लिखेंगे, y के बटे में ca और ca दो बार लिखेंगे और 1 के बटे में ab और ab दो बार लिखेंगे। इसके बाद इन सभी के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार से ये परिणाम हुआ x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यही वज्र गुणन विधि से इन दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक परिणाम है। हमें इसी परिणाम के आधार पर इन दो रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो यही वज्र गुणन विधि कहलाती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि समीकरण उनके व्यापक रूप में होने चाहिए, अर्थात बराबर के बाद 0 होना चाहिए। यदि बराबर के बाद 0 नहीं है तो आप अचर राशि को बराबर के इधर लाके उसे 0 बना दीजिएगा। और यदि अचर राशि को इधर नहीं लाते हैं और फिर आप वज्रगुणन विधि लगाना चाहते हैं तो यहाँ 1 के आगे माइनस लग जाएगा। परंतु आप यही कीजिए कि आप बराबर के बाद 0 रखें ताकि सारे सवाल एक जैसे हो। तो इस परिणाम को याद करने का एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि x, y और 1 लिख के बटे लगा के बराबर का निशान लगाएंगे, फिर BC BC CA CA AB AB लिखेंगे और फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हम लिख देंगे और सभी के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। इसी परिणाम को याद करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ लिखे B C A B, उसी के नीचे लिख देते हैं फिर से B C A B। ऊपर वाले लाइन में हम सभी को 1 1 नाम देंगे और नीचे वाले लाइन में 2 2 नाम देंगे। उसके बाद B1 का इंटू C2 में करेंगे और फिर B2 का इंटू C1 में करेंगे। तो ये x के नीचे के मान हमारे पास आ जाएंगे, यानी इन मानों को हम x के नीचे रखेंगे B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। उसी प्रकार से y के बटे में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1। फिर हम 1 के बटे में क्या लिखेंगे, तो A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। तो ये याद करने की विधि आपको किताब में भी दी है। तो ये दो प्रकार से हम इस परिणाम को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यही सूत्र हमें वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए उपयोगी होगा। और दूसरी बात कि ये वज्र गुणन विधि का प्रयोग भी हम तभी कर पाते हैं जब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। तो इसी परिणाम के साथ हम प्रश्नावली 3.5 की शुरुआत करेंगे। इस प्रश्नावली में चूंकि सवालों की संख्या अधिक है और सभी सवालों को एक ही वीडियो में हम करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस प्रश्नावली के लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं। इस प्रश्नावली को 2 पार्ट में हमने बांटा है। तो आज का वीडियो में हम पहले पार्ट को समझेंगे जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के सवालों को हल करेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न की 5 समस्याएं दी है उन सभी को हल करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए इस प्रश्न में 4 भाग दिए हैं, अर्थात 4 रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। इन समीकरण युग्मों को हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यदि अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है तो उसे हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल वाले कॉन्सेप्ट को हम प्रश्नावली 3.2 में पहले ही समझ चुके हैं। तो आइए हम इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। पहली समीकरण युग्म दी है
x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो ध्यान रखिए, हमें समीकरण में बराबर के बाद 0 चाहिए होता है, तो इसमें पहले से 0 है, इसलिए हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे और इनकी तुलना करेंगे हम। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे, अर्थात समीकरण 1 में हमें x का गुणांक, y का गुणांक और अचर राशि को हमें देखना है। तो x का गुणांक समीकरण 1 में देखिए, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, इसलिए a1 का मान 1, y का गुणांक b1 कहलाएगा, तो यहाँ y का गुणांक -3 है, तो b1 बराबर -3, चिन्हों का ध्यान रखिए, और c1 अचर राशि होगी, अचर राशि भी है -3। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे, तो a2 का मान है x का गुणांक 3, b2 का मान है y का गुणांक -9 और c2 का मान है अचर राशि -2। तो हमें सबसे पहले इसके कौन सा हल होगा हमें वो पता करना है, तो इसके गुणांकों के अनुपात हमें निकालने होंगे। तो अतः सबसे पहले हम a1 बटे a2 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए a1 का मान 1 है बटे a2 का मान 3 है, ये इससे आगे हल नहीं हो रहा है। फिर हम b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 है -3 और b2 है -9। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 या 9, तो हमें मिलेगा 1 बटे 3। इसी प्रकार से हम c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 है -3 बटे c2 है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमें प्राप्त हुआ 3 बटे 2। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 3 है। तो ये दोनों तो बराबर है, परंतु ये 3 बटे 2 है जो कि बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, अतः ये जो स्थिति होती है ये होती है समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होने पर। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है, इसलिए हमें इसे हल करने की आवश्यकता भी आगे नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम x या y के मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें अद्वितीय हल होने पर ही वज्रगुणन विधि का प्रयोग करके उसे हल करना है। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। तो दूसरा समीकरण युग्म हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो सबसे पहले तो हमें बराबर के बाद 0 करना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं या 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5, और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये 8 इधर आके माइनस का 8। अब हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे, और इसका पहला भाग तो हम इसी प्रकार से हल करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसका हल क्या है। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमें यहाँ पर x का गुणांक a1 हमें प्राप्त हुआ 2, b1 y का गुणांक 1 और c1 अचर राशि -5 हमें प्राप्त हुई। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 से a2 हमें प्राप्त होगा x का गुणांक 3, b2 प्राप्त होगा y का गुणांक 2 और c2 प्राप्त होगा अचर राशि -8। अतः सबसे पहले हम a1 बटे a2 प्राप्त करेंगे। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, तो ये हुआ 2 बटे 3। फिर b1 बटे b2, b1 है 1 और बटे b2 है 2, तो आप देखिए यही पता चल गया कि ये दोनों अलग है। फिर भी हम c1 बटे c2 भी निकालेंगे, -5 बटे -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यह बचा 5 बटे 8। तो आप देख पा रहे हैं तीनों ही मान अलग अलग है, अतः ये अद्वितीय हल होंगे। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अद्वितीय हल के लिए हमें यही कंडीशन लिखनी होती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब चूंकि इसका अद्वितीय हल हमें प्राप्त हुआ है, तो अब हम इसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः वज्रगुणन विधि से। तो अभी हमने वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए एक परिणाम देखा था, वो था x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 बटे। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें BC BC, CA CA, AB AB, बीच में सभी के माइनस का साइन, और यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस प्रकार से ये वज्रगुणन विधि का हमारे पास परिणाम प्राप्त हुआ। अब इसमें हम
इन मानों को हम रख देते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को। तो यहाँ होगा x बटे B1 का मान हमें दिया है 1, तो 1 इंटू, यहाँ इंटू का साइन है, C2 का मान है -8, तो -8, फिर यहाँ माइनस का साइन, B2 का मान है 2, फिर इंटू का साइन, C1 का मान है -5, तो ये x के बटे हो गया। अब y बटे C1 का मान यहाँ है -5 इंटू A2 का मान, A2 का मान है 3, फिर माइनस, ये माइनस, C2 का मान है -8, तो दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे -8, फिर इंटू का साइन, A1 का मान 2, तो ये y का बटे हो गया बराबर 1 बटे A1 का मान है 2 इंटू B2 का मान वो भी 2, फिर माइनस का साइन, A2 का मान 3 इंटू B1 का मान 1। तो इस प्रकार से ये हमने इन सभी के मानों को रख दिया है। अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए x बटे 1 का इंटू -8 में हो तो -8, और गुणे में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 पंजे 10 बराबर y बटे -5 का इंटू 3 में हो तो -15, फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो +16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, और यहाँ -3 एकम 3। अब इन्हें जोड़ घटा लेते हैं। बाकी के सवाल को मैं इस साइड कर देता हूँ। x के बटे में -8 और +10 है, तो घटेगा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 2, तो इसे हम लिखेंगे x बटे 2 बराबर y के बटे में -15 और +16, तो ये भी घटेगा, 16 में से 15 गया 1, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 1, इसलिए y बटे 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 बटे 1। अभी आगे हल नहीं हो रहा, अब हम तुलना करेंगे यहाँ पर, यानी कि एक बार x बटे 2 के मान को अचर इस 1 बटे 1 के बराबर में रखेंगे, और फिर दूसरी बार में y बटे 1 के मान को इसके बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ तुलना करने पर, मतलब हमें x बटे 2 को 1 बटे 1 के बराबर में रखना है, तथा y बटे 1 को भी 1 बटे 1 के बराबर में रखना है, इसको भी इसके बराबर में और इसको भी इसके बराबर में। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का इंटू x में करा x बराबर 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तथा यहाँ पर भी 1 का इंटू y में करा तो y बराबर 1 का इंटू 1 में करा तो 1। तो इस प्रकार से ये हमारे पास x और y के 2 मान प्राप्त हो गए। यही इस समीकरण निकाय का हल है। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर 1 है। उत्तर। तो ये है वज्र गुणन विधि। यहाँ से यहाँ तक का भाग जिसके लिए हमें गुणांक और अचर राशि इस परिणाम में अर्थात इस सूत्र में रखकर इस विधि से हमें इस दो रैखिक समीकरणों को हल करना होता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा समीकरण युग्म है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो हमें बराबर के बाद 0 बनाना है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं या 3x - 5y - 20 बराबर 0, प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस का 20, और 6x - 10y यहाँ भी प्लस 40 इधर आएगा तो -40 बराबर 0। अब इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे और इनके गुणांकों की हम तुलना करेंगे इस समीकरण से। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तो हमें प्राप्त होगा यहाँ a1 अर्थात समीकरण 1 में x का गुणांक 3, b1 प्राप्त होगा y का गुणांक -5 और c1 प्राप्त होगा अचर राशि -20 समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से हमें a2 प्राप्त होगा x का गुणांक 6, b2 प्राप्त होगा y का गुणांक -10 और c2 प्राप्त होगा अचर राशि -40। अब हम इनके गुणांकों का अनुपातिक रूप देखते हैं। तो अतः a1 बटे a2 को हम लिख देंगे 3/6, a1 का मान 3 और बटे a2 का मान 6, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि अब ये हो जाएगा 1/2। फिर b1 बटे b2, b1 दिया है -5 बटे b2 दिया है -10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से c1 बटे c2, c1 का मान है -20 बटे c2 का मान है -40, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो ये भी हमें प्राप्त हो गया 1/2। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर तीनों ही मान आपस में बराबर है, चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और वही बराबर है c1 बटे c2 के,
तो ये स्थिति होती है अनंततः अनेक हल की। तो इसलिए हम लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। अब अनंत अनेक हल होंगे तो ये आगे हल नहीं किए जा सकते हैं, और अब हम इसे भी वज्रगुणन विधि से हम हल नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं चौथा समीकरण युग्म। तो चौथा समीकरण युग्म है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे बराबर के बाद 0 है, इसलिए हम इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। और अब तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 में x का गुणांक a1 1 है, b1 y का गुणांक -3 और c1 अचर राशि -7। इसी प्रकार से a2 प्राप्त होगा समीकरण 2 से x का गुणांक 3, b2 प्राप्त होगा y का गुणांक -3 और c2 प्राप्त होगा अचर राशि -15। अब हम गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। a1 बटे a2, a1 है 1 बटे a2 है 3, फिर b1 बटे b2, b1 है -3 बटे b2 है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 3 एकम 3, तो ये हो गया 1। और फिर c1 बटे c2, c1 है -7 और बटे c2 है -15, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ पर ये दोनों आपस में नहीं कैंसिल होंगे, इसलिए 7 बटे 15। तो हमें दिख रहा है a1 बटे a2 है 1 बटे 3, b1 बटे b2 1 और c1 बटे c2 7 बटे 15। तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये स्थिति होती है अद्वितीय हल की। इसलिए हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब ये अद्वितीय हल है, इसलिए अब हमें इसे वज्रगुणन विधि से हल करना होगा। तो हम लिखेंगे वज्रगुणन विधि से। अब हम जानते हैं वज्रगुणन विधि से जो हमने सूत्र देखा है उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 बटे। यहाँ लिखते हैं BC BC, CA CA और AB AB, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और बीच में माइनस का साइन। तो ये वज्रगुणन विधि से सवाल को हल करने का सूत्र हो गया। अब हम इसमें मान भर देते हैं x बटे, यहाँ y बटे और यहाँ पर 1 बटे। तो यहाँ देखिए b1 का मान है -3, वो हम यहाँ लिखेंगे, इनटू का साइन c2 का मान है -15, तो -15, फिर यह माइनस का साइन माइनस, b2 का मान -3 है, तो दो माइनस एक साथ हम नहीं लिख सकते, इसलिए -3 को ब्रैकेट पे लिखेंगे और इनटू c1 का मान -7 है, तो यहाँ पर भी -7 बराबर y के बटे में c1 a2 है -7 और a2 है 3, तो -7 इंटू 3, फिर यह माइनस का साइन c2 है -15, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -15 और फिर इंटू का साइन है a1 है 1, तो यह लिख देंगे 1। इसके बाद 1 बटे a1 का मान 1 इंटू b2 का मान -3, तो 1 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, a2 का मान है 3 और b1 का मान है -3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू -3। तो ये हमने मान भर दिया। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ x बटे गुणा है तो -3 का इंटू -15 में होगा, तो माइनस और माइनस प्लस और 15 थिया 45। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर +3 का इंटू -7 में करेंगे तो प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और 3 7 21 बराबर y बटे -7 का इंटू 3 में करेंगे तो -21, यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 15 एकम 15 बराबर 1 बटे 1 इंटू -3 होगा -3 और -3 का इंटू -3 में होगा तो माइनस और माइनस प्लस और 3 तिया 9। अब इससे आगे हम हल करेंगे यहाँ पर, तो x के बटे में 45 में से 21 घटाना है, तो x बटे 45 में से 21 गए तो हमें मिलेगा 24 बराबर y बटे, यहाँ देखिए y बटे -21 और +15, 21 में से 15 घटाना है लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो 21 में से 15 गए तो -6 बचेगा, तो हम y के बटे में लिखेंगे -6। इसके बाद बराबर 1 बटे 9 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 9 में से 3 घटाना है, 6 बचेगा और बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का 6, तो y बराबर 1 बटे 6। इस प्रकार से हमें x, y और 1 के बटे में एक एक संख्याएं प्राप्त हो गई, 24 -6 और 6। अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर
x के पद को भी 1 के बराबर में रखेंगे और इस y के पद को भी 1 के बराबर में रखेंगे, तो x बटे 24 बराबर हो जाएगा 1/6 और y बटे -6 को भी हम बराबर में लिख देंगे 1/6 के। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, 6 का इंटू x में करा तो 6x और 24 का इंटू 1 में करेंगे तो 24 और 6 का इंटू y में करा तो 6y बराबर -6 का इंटू 1 में करेंगे तो -6। x का गुणांक 6 है तो इसे हम बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 24/6 और y बराबर यहाँ पर भी 6 बटे में चला जाएगा तो -6/6। यहाँ 6 कम 6, 6 चौक 24, यहाँ पर 6 कम 6 और 6 कम 6। x का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर 4 और y का मान यहाँ प्राप्त हुआ -1। तो इस प्रकार से ये दिए गए समीकरण युग्मों का हल प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 व y बराबर -1 है। यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से अद्वितीय हल होने पर इन दोनों रैखिक समीकरणों को भी हमने वज्र गुणन विधि से इस प्रकार से हल किया। तो ये होती है वज्र गुणन विधि। और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के चारों भाग भी हमारे समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अब इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी 2 पार्ट बने हुए हैं। तो दूसरे का पहला जो पार्ट है या पहला प्रश्न है वो है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें a और b के मान इन 2 समीकरण युग्मों से निकालने हैं, जिसके लिए प्रश्न में ये शर्त दी है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण युग्मों को लिखते हैं। समीकरण दी है हमें 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो इसमें सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि बराबर के बाद हम 0 बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे या 2x + 3y + 7 इधर के -7 हो जाएगा बराबर 0, और या फिर a - bx + a + by। और यहाँ देखिए ये पूरे 3 अलग अलग पद हैं, 3a + b - 2। इनके चिन्हों को अलग अलग ना बदल कर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे आगे प्लस का साइन है, बस हम इसे ब्रैकेट में ऐसे कैसे उठा के इधर पीछे ले आते हैं और साइन माइनस का लगा देंगे। तो माइनस और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3a + b - 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हमारी 2 समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो यह देखिए समीकरण 1 में a1 हमें प्राप्त होगा x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक 3 और c1 अचर राशि -7। फिर a2 समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा x का गुणांक a - b, b2 प्राप्त होगा y का गुणांक a + b और c2 प्राप्त होगा अचर राशि चिन्ह सहित माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। तो इतना काम तो हमें करना ही था कि हमें सभी के गुणांक और अचर राशि को अलग निकालना है। अब प्रश्न में ये दिया है कि हमें a और b के मान निकालने हैं जबकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अर्थात अनंततः अनेक हल हो। तो चूंकि दिया है, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात अनंततः अनेक हल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के। ये कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की। हम इनमें इन सभी मानों को भरेंगे। तो a1 का मान देखें हम तो 2/a2 का मान a - b बराबर b1 का मान है 3/b2 का मान है a + b बराबर c1 का मान है -7 और बटे c2 का मान है माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। तो इसे हल करने का तरीका ये है कि चूंकि ये तीनों पद आपस में बराबर हैं, इसलिए किसी भी पद को किसी भी दूसरे पद के बराबर में हम रख के हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम स्थिति में। तो हम पहली स्थिति में देखते हैं कि हम इस 2/a - b को बराबर में रखते हैं -7/-3a + b - 2 के। तो इसे हल करते हैं हम 2/a - b बराबर -7/-3a + b - 2। अब इसे हल करते हैं। यहाँ देखिए पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ,
और अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का इंटू इस 3a प्लस बी माइनस 2 में होगा और 7 का इंटू a माइनस बी में होगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 का इंटू इस ब्रैकेट में करना है तो 2 ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 और 7 का इंटू a माइनस बी में करना है तो 7 और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6a प्लस 2 का इंटू बी में भी होगा तो 2b माइनस 2 का इंटू 2 में भी होगा तो 2 दूनी 4। यहाँ 7 का इंटू a में हुआ तो 7a माइनस 7 का इंटू बी में हुआ तो 7b। अब इन दोनों मानों को भी हम बराबर के इधर ले आते हैं और अचर राशि को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो 6a प्लस 2b तो यहाँ है, 7a प्लस का है इधर आके माइनस का 7a हो जाएगा, 7b माइनस का है इधर आके प्लस का 7b हो जाएगा, बराबर यहाँ से -4 बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे समान पदों को, यहाँ है -7a और प्लस 6a, 7 में से 6 गया तो माइनस का a बचेगा, फिर 7b और 2b दोनों प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे तो 9b बराबर 4। इसे हम समीकरण नंबर 1 और 2 यहाँ नाम दिया था तो इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ये पहली स्थिति हमने देखी जब हमने इसे इसके बराबर में रखा। अब हम इसे इसके बराबर में भी रख सकते हैं या इन दोनों को भी आपस में बराबर रख सकते हैं। उसके बाद हमें केवल 2 समीकरण चाहिए हल करने के लिए, इसलिए हम ज़्यादा आसान होगा कि हम 2/a माइनस बी को 3/a प्लस बी के बराबर में रख देते हैं। तो अब हम लिखेंगे स्थिति 2। दूसरी स्थिति में हम 2/a माइनस बी को 3/a प्लस बी के बराबर में रख के हल करेंगे। 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का इंटू a प्लस बी में होगा, डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। 2 का इंटू a में हुआ तो 2a और 2 का इंटू b में हुआ तो प्लस 2b। 3 का इंटू a में होगा तो 3a माइनस 3 का इंटू b में हुआ तो 3b। दोनों चर राशियों को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो 2a प्लस 2b यहाँ है, 3a प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और 3b माइनस का इधर आके प्लस का 3 भी हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देखिए 3a माइनस का है, 2a प्लस का है तो घटाएंगे तो बचेगा -a, 3b प्लस का है 2b प्लस का है तो आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस 5b हो जाएगा बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ देखें तो पहले पद दोनों के -a और -a है तो हमें b का मान इन दोनों समीकरणों से निकालना है। उसके लिए हमें समीकरण 3 में से 4 को घटा देना है, या फिर आप चाहो तो विलोपन विधि से इसे हल कर देते हैं, उसमें भी यही होगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 है -a प्लस 9b, इनके LHS भाग आपस में घटेंगे और फिर RHS भाग भी आपस में घटेंगे। तो -a प्लस 9b हम पहले लिखेंगे, -a प्लस 9b। इसमें से हमें घटाना है इसके LHS भाग को, तो ब्रैकेट में हमें लगाना होगा -a प्लस 5b। तो ये माइनस का साइन लगाया यानी कि हमने LHS भाग को तो घटा दिया, बराबर अब RHS भागों को भी घटाएंगे तो 4 - 0। या माइनस का इंटू अंदर करेंगे तो -a प्लस 9b, माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे +a, फिर माइनस का इंटू प्लस में हो तो -5b बराबर 4 - 0 होगा 4। यहाँ देखिए प्लस ऐसे माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने घटाया था ताकि ये एक पद कैंसिल हो जाए a का। अब 9b में से 5b को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4b, क्योंकि 9b प्लस का है 5b माइनस का है, घटाने पे मिला 4b बराबर 4। b का मान निकालने के लिए 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1, तो b का मान हमें प्राप्त हो गया 1। अब a का मान प्राप्त करना है तो b के मान को समीकरण 3 या 4 किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। हम 4 में रख के देख लेते हैं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है -a प्लस 5b बराबर 0, तो -a प्लस 5 इंटू बी के स्थान पर हम रखेंगे 1 बराबर 0, -a प्लस 5 एकम 5 बराबर 0, 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -a बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a का मान हमें मिल गया 5। और यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न में a और b के मान हमें ज्ञात करने थे और वो a और b के मान हमें प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे अतः a बराबर 5 व b बराबर 1 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारा इस दूसरे का पहला भाग हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा भाग। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जिस प्रकार से पहला भाग था उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल थे, इसमें दिया है कोई हल नहीं है और हमें इसमें कोई हल नहीं है की स्थिति में k का मान प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले हम समीकरणों को लिखते हैं।
हमें दो समीकरण दी है 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। सबसे पहले तो हम इसके बराबर में 0 बनाते हैं, तो हम लिखेंगे या 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 प्लस 1 इधर के माइनस 1 हो जाएगा, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, इस पूरे को भी हम बराबर के इधर लाएंगे तो हम ये मान लेते हैं इस पूरे के आगे प्लस का साइन है, ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे और प्लस साइन इधर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, 2k प्लस 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम देके इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, तो समीकरण 1 से हमें x का गुणांक अर्थात a1 प्राप्त हुआ 3, b1 होगा y का गुणांक 1 और c1 होगा अचर राशि चिन्ह के साथ -1। उसी प्रकार से समीकरण 2 से a2 यानी कि x का गुणांक 2k माइनस 1, b2 y का गुणांक k माइनस 1 और c2 अचर राशि माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। तो अभी हमें गुणांक और अचर राशि को हमने लिख दिया। अब प्रश्न में देखें तो प्रश्न में ये दिया है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, यानी हमें k का मान ज्ञात करना है जब इन दोनों समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। तो हम जानते हैं कोई हल नहीं की स्थिति होती है हमारे पास, क्योंकि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है की स्थिति होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो ये स्थिति है कोई हल नहीं की। तो इसमें हम मान भर के देखें, a1 का मान है 3 बटे a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1 बटे b2 का मान है k माइनस 1 और बराबर नहीं c1 का मान है -1 बटे c2 का मान माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। या माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, परंतु हमें इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मान बराबर नहीं है। हमें k का मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं हो, इसलिए हम बराबर नहीं वाले पद को नहीं लेंगे, इन दोनों पदों को लेकर हम k का मान निकाल देंगे। तो इस पद को हम हटा देते हैं और हम लिखेंगे अतः 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1। इसे हल हम करते हैं तो हम करेंगे इसका क्रॉस गुणा, 3 का इंटू k और -1 में होगा तो 3 का k में हुआ तो 3k माइनस 3 का 1 में हुआ तो 3, 1 का इंटू इन दोनों में होगा तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे 2k माइनस 1। अब k वाले पद को एक तरफ और अचर राशि को दूसरी तरफ लिख देते हैं। 3k यहाँ पे प्लस का 2 इधर के माइनस का 2k हो जाएगा, या -1 है इधर से -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटाएंगे तो हमें k प्राप्त होगा और 3 में से 1 गया तो 2, जो कि बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 2। तो ये हमारे पास k का मान प्राप्त हो गया 2। इसका मतलब कि k का मान अगर 2 होगा तो इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरे का दूसरा पार्ट भी यहीं समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। नीचे हमारे पास 2 समीकरण युग्म दिए, इसे हमें दोनों विधियों से हल करना है, प्रतिस्थापन से भी और वज्र गुणन से भी। तो सबसे पहले हम समीकरण युग्म को लिखते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। सबसे पहले तो हम बराबर में 0 बनाते हैं, तो हम लिखेंगे या 8x प्लस 5y प्लस 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे और इसे समीकरण 2 नाम देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि हम प्रश्नावली 3.3 में समझ चुके हैं और उसके काफ़ी सवाल हमने वहाँ सीखे थे, तो मेरे विचार से इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से आप हल करना जानते हैं, इसलिए मैं सीधे यहाँ पे पूरा हल कर दिए देता हूँ पहले ही। तो यहाँ मैंने इसे इन दोनों समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है। प्रतिस्थापन विधि के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लिया, उससे मैंने x का मान प्राप्त किया और समीकरण 3 बनाई। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखा, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला था, इसलिए समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में x के मान को रखकर हल किया तो हमें y का मान 5 प्राप्त हुआ। इस y के मान को फिर से समीकरण 3 में रखा
जिससे हमें x का मान -2 प्राप्त हुआ। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल -2 x बराबर -2 व y बराबर 5 है। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, जिसे आप अच्छे से हल करना जानते हैं। अब हम दूसरी विधि यानी वज्र गुणन विधि से इस सवाल को हल करेंगे, उसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फिर से। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। यदि आप इस उत्तर को नोट करोगे तो आप प्रतिस्थापन विधि जहाँ हमने लिखी है उसके तुरंत बाद वज्र गुणन विधि से हम ये जो सवाल हल कर रहे हैं उसके तुरंत बाद इसे आप नोट कर लीजिए। तो वज्र गुणन विधि में ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हमें पता है वज्र गुणन विधि में हम सबसे पहले तो इसके इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो हमें a1 प्राप्त होगा समीकरण 1 से x का गुणांक 8, b1 प्राप्त होगा y का गुणांक 5 और c1 प्राप्त होगा अचर राशि -9। इसी प्रकार से a2 प्राप्त होगा x का गुणांक 3 समीकरण 2 में, b2 प्राप्त होगा y का गुणांक 2 और c2 प्राप्त होगा अचर राशि -4। तो ये हमने गुणांक निकाले। अब हम वज्र गुणन विधि से हम हल करना जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 बटे x बटे BC BC, y के बटे में CA CA और a के बटे में AB AB। यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और बीच में माइनस का साइन। अब इसमें हम इन मानों को भरते हैं तो x बटे b1 का मान 5 इंटू c2 का मान -4, फिर माइनस का साइन, b2 का मान 2 इंटू c1 का मान -9 बराबर y बटे c1 का मान -9 इंटू a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -4 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो चिन्ह साथ में नहीं लिखेंगे हम, इंटू a1 का मान 8 बराबर 1 बटे a1 का मान 8 इंटू b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 इंटू b1 का मान 5। अब हम इन मानों को हल कर देते हैं। x बटे 5 का इंटू -4 में होगा तो -20, फिर -2 का इंटू -9 में होगा तो -+ 2 नंबर 18 बराबर y बटे -9 का इंटू 3 में होगा तो 9 3 27 तो -27, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का इंटू 8 में होगा तो +4 8 32 बराबर 1 बटे 8 दूना 16 -3 पंजे 15। तो हमें प्राप्त होगा x बटे 20 माइनस का है 18 प्लस का तो घटेगा और हमें प्राप्त होगा -2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -2। y बटे 32 में से 27 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए +5 बराबर 1 बटे 16 -15 तो हमें 1 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए +1। तो अब इन मानों को हम आगे हल नहीं कर सकते तो इसके लिए अब हम यहाँ पर कर देंगे तुलना। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बटे -2 को बराबर में रखेंगे 1 बटे 1 और y बटे 5 को भी बराबर में रखेंगे हम 1 बटे 1 के। क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 का इंटू x में करा तो x बराबर -2 का इंटू 1 में करेंगे तो -2 और 1 का इंटू y में करा तो y बराबर 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5। तो इस प्रकार से हमें x और y के ये वही मान प्राप्त हुए जो हमने अभी प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। ये प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, इसमें भी हमें x का मान -2 और y का मान 5 प्राप्त हुआ और ये वज्र गुणन विधि से हल किया तो यहाँ पर भी x का मान -2 और y का मान 5 इस समीकरण निकाय का हल में प्राप्त हुआ। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर -2 व y बराबर 5 है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हमारा यही समाप्त हुआ। उसमें एक चीज़ और बोली गई थी इस प्रश्न में कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त लगती है। तो इसे आप अपनी स्वेच्छा से जो आपको विधि उपयुक्त लगती है आप नीचे उसमें लिख दीजिएगा कि हमें यह विधि उपयुक्त लगती है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हुआ और इस प्रश्नावली का पार्ट 1 भी हमारा यही समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के भाग 2 को लेके आएंगे, पार्ट 2 को लेके आएंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 4 के अंदर दी गई 5 समस्याओं को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।